सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पता नहीं क्यों ऐसी जिम्मेदारी को अपने सर पर ले लिया है जिसको हिंदुस्तान के कई और साथियों को भी करना चाहिए था, लेकिन इरादे शायद कमज़ोर निकले तो परिणाम ये निकला कि वह अपने साथियों का दामन छोड़कर न जाने कहाँ खो गए। लेकिन एक प्रयास हम लोग निरंतरता के साथ आपके लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनको पूरा कर पाना शायद एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए ये संभव नहीं हो, मगर कहते हैं ना, कोशिश आप करते रहिए, कुछ न कुछ परिणाम तो जरूर निकलेगा। वही कोशिश हम लोग लगातार करते हैं और परिणाम ये निकलता है कि ऐसे तमाम साथी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं उनको कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत सांत्वना ही सही, मगर थोड़ा बहुत धीरज, हिम्मत तो ज़रूर मिलता है। और ये एक वरिष्ठ होने के नाते कर्तव्य है कि आप के पास जो भी जेन्युइन जवाब हैं या समाधान हैं उनको पहुंचाया जाए, और आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने साथियों तक या अपने परिक्षेत्र में जो भी सहारा से संबंधित व्यक्ति है उसके पास तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाएं, जिससे तमाम भ्रम भ्रांतियों से भरे हुए दूषित वीडियो से ग्रसित न हो वो लोग। अभी एक संकल्प हमने लिया कि आपके कुछ सवाल लिए जाएंगे। उन सवालों को मुख्यालय पर मौजूद हमारे कुछ निकटतम वरिष्ठ जिनसे बातचीत होता है उनके समक्ष रखा जाएगा। तो एक कोशिश हमने किया है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो उम्मीद है वो सारी उम्मीदें हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कुछ सवाल हमारे उस सर्किल से बाहर हैं जो केवल और केवल माने सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्रालय के पास ही हैं और वही इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अभी अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे मैं आग्रह जरूर करूंगा कि ये वीडियो सवाल जवाब का है तो शायद बड़ा होगा, लंबा होगा, तो आग्रह है कि आप अंत तक बने रहें, जिससे कि आपके मतलब का अगर कुछ भी हो तो आपको उसका जवाब मिल जाए। क्योंकि मेरे पास लगभग 700 750 सवाल आए हैं और सारे सवालों के जवाब अगर देंगे तो 1 महीना लगेगा कम से कम आपके सवालों के जवाब देने में। इसीलिए उन समस्त सवालों को एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें हम लोगों ने उन सवालों के जवाब को पिरोग कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक बहुत साहसिक हिम्मत दिखाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने परिक्षेत्र से अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। राजेश राजपूत वृंदावन से, रामानुज पांडे सादर गोरखपुर से, सुचिता सिंह नवसारी गुजरात से, प्रदीप कुमार अलीगंज एटा से, मनोज कुमार तिलोई रायबरेली से, रविंद्र साहू खगड़िया बेगूसराय से,
बिहार से, नरेश साहू रांची झारखंड से, छोटी लाल यादव वाराणसी से, डॉक्टर बॉबी आगरा से, महावीर जी खनौली से, जितेंद्र राजभर जौनपुर यूपी से, और अनेक सिंह साग के भोगाम मैनपुरी से। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल किए हैं, और उन सवालों में से कुछ चुनिंदा जो बहुत सामूहिक हैं मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूँगा। जैसे वैसे तो ये बात कहा जा सकता है कि एक ही अनार है और बीमार हैं 100 नहीं लाखों हो सकते हैं यहाँ पर, मगर फिर भी ये कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस कोशिश को सराहेंगे और हिम्मत बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग आगे भी आपके ऐसे ही सवालों को लेकर मुख्यालय के कुछ साथियों के पास तक पहुँच जाएं। मुख्यालय के कुछ साथियों ने भी इस बात को कहा है कि हमारे पास में भी एक लिमिट की जानकारी है, मगर इस बात को बड़े ही दावे के साथ कहा जा सकता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी, यानी कि ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, और ये भी उन्होंने कहा है कि ये सुनवाई निश्चित रूप से अंतिम सुनवाई हो सकती है। और ये जो अभी 22-23 तारीख को जो सुनवाई होने वाला था, ये क्यों पीछे हटा है या क्यों इसको हटाया गया है, इसके बारे में भी कुछ दबी बातों में उन्होंने कहा है कि एक एनजीओ के माध्यम से ये सुनवाई ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसको इस वजह से और हटा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो 3 दिनों का सुनवाई के बारे में बोल रखा था, मगर ये पोर्टल आ जाने की वजह से वो सुनवाई नहीं हो पाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि यहाँ से ही समाधान इसका मिले, मगर नहीं हुआ। इसी वजह से एक दिन में वो सुनवाई अगर होता तो वो तारीख पर तारीख वाला खेल फिर निरंतरता के साथ चलता रहता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में सुनवाई के समय ये इस बात को लिखित में दिया था कि न्याय में बहुत विलम्ब हो गया, अब इसको पटाक्षेप होना चाहिए। इसीलिए ये सुनवाई 3 दिनों की सुनवाई में कन्वर्ट होकर सितंबर के माह में चला गया। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा जल्दी इसमें हो सकता था, मगर नहीं हो पाया। मगर जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर हमको समुचित न्याय मिलता है तो थोड़ा सा देर से ही मिले, मगर समुचित मिल जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आइए आपके कुछ सवालों को मैं लिए ले रहा हूँ, क्योंकि समस्त सवालों को लेने के लिए तो थोड़ा बहुत लंबा टाइम लगेगा, मगर फिर भी आपके बहुत सारे सवाल इसमें पूरे हो सकते हैं, और जो छूट जाएंगे कोशिश करेंगे कि फिर से किसी दिन एक ऐसा ही छोटा सा एपिसोड आपके बीच में रखें, तो उन सारे सवालों को भी उसमें शामिल किया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का है, और वो सवाल है, संस्था आगे काम करेगा या नहीं। ये ब्रजकिशोर सविता जी का सवाल है। इसके साथ में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सवाल उन्होंने भी यही कहा है, मैं एक सामूहिक रूप से मैं कह रहा हूँ इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर और हमारे मुख्यालय के समस्त साथियों ने भी इस बात को कहा है कि हम लोग निरंतरता के साथ CRCS के अधिकारियों के साथ बैठकें जो कर रहे हैं, वो संस्था को बंद कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक बार जब ये डिजिटलीकरण अगर हो जाता है पूरे हिंदुस्तान भर के चारों सोसाइटियों के मेंबरों का, उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से पूरी संस्था का लॉस हुआ है, उसकी भरपाई हम कुछ ही वर्षों में, कुछ ही महीनों में करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए आप इस बात को दिमाग से निकालिए कि संस्था आगे काम करेगा या नहीं करेगा, या आपकी सोसाइटियाँ काम करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि आपका सोसाइटियों के चारों सोसाइटियों के नाम सहकारिता मंत्रालय की डेटाबेस पर मौजूद हैं, जबकि आप ही के समकक्ष जो बहुत छोटी सी एक सोसाइटी थी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका नाम वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर वो बाइंड अप की सूची में उसका नाम है, मगर आप
निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है कि संस्था आगे काम करेगा या नहीं करेगा। ये सवाल पूछा था ब्रज किशोर सविता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल है एनआई के बारे में, जिसमें पीके मौर्य जी फतेहपुर वाराणसी से, वाल्मीकि चौरसिया राजकोट गुजरात से और भी तमाम साथियों ने इन सारी चीज़ों को देखा है। तो मैं यहाँ पर, और मेरी मुख्यालय में भी बातचीत हुआ है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि एक बार भुगतान न होने की वजह से इन सारी चीज़ों को रोका गया है, और एक बार ये भुगतान बल्क की संख्या में अगर हो जाएंगे तो आप एनआई भी करेंगे, आगे काम भी करेंगे, सब कुछ पहले से बेहतरीन होगा। ये बात उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है। नाम में अंतर है, गुप्तेश्वर कुमार रोहतास बिहार से, शारदा प्रसाद मिश्रा जौनपुर यूपी से। नाम में अंतर है तो क्या करना चाहिए? नाम में अंतर है तो आप एक 10 रुपये के स्टाम्प पर एक कोई भी आईडी अगर आपको हो तो वो भी आप अपडेट करा सकते हैं। एक छोटे से 10 रुपये के स्टाम्प पर नाम को नोटराइज कराते हुए आप उसको, जैसे कोई बीच में बीच में गैप है, इस तरीके से थोड़ा सा उसको नोटराइज कराते हुए अगर आप उसमें अपडेट करेंगे तो नाम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और कुछ सवाल किए हैं आसिम गरई जी वीरभूमि वेस्ट बंगाल से, फिरोज शाह चंदौली यूपी से, MIS के बारे में इन्होंने पूछा है। 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योरिटी का क्या करें? तो इसमें बड़ी ही साफ स्पष्ट तरीके से निर्देश हैं कि 31 मार्च 2023 की मैच्योरिटी को अभी डिमांड नहीं करना है। सबसे पहले नंबरिंग के हिसाब से अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले की मैच्योरिटी अगर आपका हो गया है तो इंतज़ार न करें। जो भी लोग बैलेंस बना के रखे हुए हैं कि हम पूरा का पूरा एक साथ करेंगे, उनको छोड़ दें जो 31 मार्च के बाद पूरा नहीं हुआ है, और उनको कर दें जो 31 मार्च के बाद, 31 मार्च से पहले हो गए हैं मैच्योर। उनको आप लोग डिमांड में लगा दें जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जल्दी से जल्दी आपका एक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए, 10,000 रुपये के मूल्य का रकम आपके खाते में पहुंच जाए। याद रखें कि 10,000 रुपये के मूल्य का जो रकम है वो केवल वेरिफिकेशन के लिए आपके खाते में डाला जा रहा है। उसके बाद में जो प्रक्रिया होगी, चाहे वो संस्था के काउंटर से हो, जो आपके भुगतान करने के लिए सरेंडर करने हैं आपको सर्टिफिकेट, या तो आपको संस्था के काउंटर से ही सरेंडर करने हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि वहीं से सरेंडर होंगे और कोई व्यक्ति न तो उनको समेट सकता है न ही वहाँ पर दिया जा सकता है। एक कार्यकर्ता का सवाल था कि मूल रकम मिलेगा कि ब्याज सहित मिलेगा, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी संस्था बिना सरेंडर किए किसी भी कार्यक्रम को समापन नहीं कर सकती। तो आपका में ब्याज के ही भुगतान होगा, वो भी सरेंडर करने के बाद। अब ये देखने वाली बात है, वैसे यकीन है कि सहारा के ऑफिस से ही ये भुगतान होंगे। अजीत कुमार समस्तीपुर बाजिदपुर बिहार से, और कमलेश्वर कुशवाहा ललितपुर यूपी से, और भी कई साथी हैं इसमें। इन्होंने कहा उच्च प्रबंधन की खामोशी के बारे में ज़रूर आप लोग इस बात को कहिए। तो इस बात को लेके मैंने कई बार ये बोला है कि अगर हमारा काफ़ी बड़ा रकम किसी के पास अगर दबा हुआ हो, अगर उसको निकलवाना है, तो किसी मध्यस्थ व्यक्ति के कहने पर अगर हमको चुप रहना पड़े तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए हम चुप रह सकते हैं, और जब वो रकम राशि हमारे हाथों में अगर आ जाती है तो फिर उसके बाद में जितनी भी खामोशी हुआ है उस समस्त खामोशी की भरपाई हम लोग जरूर करेंगे। तो आप उसको कमजोरी न माने, तूफान से पहले की खामोशी आप समझ सकते हैं उसको। रोजगार कब चालू होगा? राजेश राठौर रतलाम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, रोजगार कब चालू होगा? इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पहले प्राथमिकता है आप पोर्टल से जो भी डिफिशियंसी आया हुआ है उसको आप लोग दूर करते हुए आगे की कार्रवाई को करें, संपादित करें, तो जिससे आपका जो अवरोध है वो हट जाएगा और
हम लोग आगे काम करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि कोई अगर उलझन है, उलझा हुआ मामला है, जब तक वो सुलझ नहीं जाएगा तब तक आगे की व्यवस्था के बारे में कोई परमिशन नहीं देगा। तो सबसे पहले जिस मामले को लेकर शिकायत हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो वो पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा लोगों के पास तक पहुंच जाए, उसके बाद में आपका रोजगार भी शुरू होगा। और कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा डिसीजन 3, 4, 5 सितंबर के महीने के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या पोजीशन बनेगी। गोल्डन ग्लोबल के पे आउट के बारे में आनंद पटेल प्रयागराज यूपी, रेहान खान वाराणसी यूपी, और भी बहुत सारे लोगों के सवाल इसमें हैं गोल्डन ग्लोबल के पे आउट के बारे में। और आप ई स्कूटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ई स्कूटी के बारे में तो अगस्त तक का टाइम हायर मैनेजमेंट ने लिया है, और उसमें उम्मीद है कि वो अपने कमिटमेंट में ज़रूर सफल होंगे। और गोल्डन ग्लोबल के बारे में बोला गया है कि अभी थोड़ा सा इसमें और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि समस्त योजनाओं का भुगतान 100% श्योरिटी के साथ होगा। थोड़ा सा विलम्ब है, और ये भी 3, 4, 5 सितंबर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, अवरोध हैं, प्रतिबंध हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3, 4, 5 को पूरी तरह से राहत सहारनीय परिवार को मिल जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट ज़्यादा दिन तक आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ सहारनीय परिवार के साथ खड़े हैं। 10,000 के भुगतान के बाद क्या होगा? पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। ये गंडरूप अडवार जी का कामपट्टी नागपुर महाराष्ट्र से, जितेंद्र सिंह औरंगाबाद बिहार से, और कई साथी और भी हैं जो पूछ रहे हैं 10,000 के भुगतान के बाद क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि 10,000 जैसे आप एक किसी के खाते में ऑनलाइन 1 लाख रुपये अगर डालते हैं तो सबसे पहले 1 रुपया भेजकर उस व्यक्ति को वेरीफाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार 10,000 रुपये की रकम को भेजकर संस्था और सरकार और सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कर रहा है कि आप जेन्युइन व्यक्ति हो कि नहीं। और जैसे ही 10,000 रुपये पहुंच जाते हैं उसके बाद में जो भी रकम आपका बचेगा उसको आपके खाते में डालने में कतई संकोच, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सरेंडर कहीं पर भी हो, सहारा के कार्यालय में होंगे चाहे कहीं और भी हो, लेकिन आपका ये भुगतान ऑनलाइन ही होगा, ये बात पक्का है, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। संजीव कुमार बिहार से, कुमार अब्बास रिजवी नवाबगंज वाराणसी से बोलते हैं कुछ का डिमांड हुआ कुछ का नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में क्या करें? ये तो भाई बहुत गड़बड़ मामला हो गया, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक के जितने भी खाते पूरे हो गए थे उन सबका एक साथ एक मुश्त करना था। इस स्थिति में किसी का अगर छूट गया है तो वो तो करेक्शन अगर आता है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वेरीफाई उन्हीं खातों से अगर हो जाता है आपका और वो बाद में संस्था के काउंटर से अगर उसमें करेक्शन की कोई विकल्प आता है तो निश्चित रूप से पेमेंट होगा। ये बात जरूर है कि जो भी अमाउंट जो जितना भी सहारा के नाम का जमा है उसका पाई का पेमेंट होगा। और ये सरकार भी अपनी राज्यसभा के एक रिकॉर्ड के माध्यम से कह चुकी हैं कि सहारा का डिपॉजिटर का जितना भी जमा है पाई का भुगतान होगा। MIS और डेथ क्लेम के बारे में भी बताएं। MIS के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी प्रेजेंट टाइम पर नहीं है, और डेथ क्लेम के बारे में जानकारी यही है कि आप पहले इस तरीके से डेथ क्लेम की फाइल बनाकर भेजा करते थे। अगर आपका ब्रांच बंद है तो रीजन पर पहुंचा दें, रीजन बंद है तो आप मंडल कार्यालय तक पहुंचाएं। थोड़ा बहुत कष्ट तो इस मामले में हम लोगों को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेथ मैच्योरिटी का फाइल बनकर पहले की तरह से जाएगा और संस्था के सिस्टम में वो नाम बदलेगा, नॉमिनी के नाम पर आएगा। नाम बदलने के बाद ही आप उसको पोर्टल पर जाकर डिमांड कर सकते हैं। ये सुभाष नेहरा तंगरापाली सुंदरगढ़ उड़ीसा से पूछे हैं, किसी भी ब्रांच पर मेंबरशिप अपडेट का कोई चार्ज नहीं। हाँ, एक कार्यकर्ता ने मुझसे पूछा कि FC हेड
और तमाम ब्रांचों पर बहुत सारे लोग 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मेंबरशिप अपडेट का चार्ज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कहीं से भी कोई भी चार्ज का कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर करता है तो कृपया मैं उनसे हाथ जोड़कर ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इंसानियत दिखाएं। आप अगर अपने खर्चों को निकालने के लिए अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो 10-20 रुपये लेकर ऐसा कर लीजिए कि जिससे अगले वाला व्यक्ति भी अपने अंतर मन की आत्मा से आपको गाली न दे और आपका भी काम चल जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन किसी के काम नहीं आता सिवाय तकलीफ के। तो आप ऐसा कृपया न करें। ये पूछा था अमित कुमार जायसवाल, साउथ बेंगलोर, कर्नाटका। मोबाइल से अपडेट करने के बाद सबको एक बात और कहा था कि मोबाइल से अपडेट किया लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में ये सूचना हमको मिला हुआ था कि जितने भी मोबाइल से अपडेट किए हुए हैं उनको रीजन कार्यालय तक पहुंचाना है और उसकी सूचना रीजन मुख्यालय को देगा, शायद तभी वो अपडेट होंगे। इस प्रकार से ये जो सवाल आपके समक्ष मैंने रखे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल छूटे हुए हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और लंबे वीडियो को अपडेट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत समस्या होता है। एक बात और पूरा निचोड़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सवाल हैं वो संस्था या हायर मैनेजमेंट की चुप्पी के कारण हैं, खामोशी के कारण हैं। और निश्चित रूप से उनकी खामोशी क्यों है, कैसे है, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो संस्था पल पल पर सर्कुलर के माध्यम से या संस्था अपने जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को अपनी अंदरूनी बातों को पेपर में निकलवाने से नहीं चूका करती थी, वह संस्था वर्तमान में अगर चुप्पी या खामोशी अख्तियार किए हुए है तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण ऐसा जरूर होगा जिसकी हम लोग सूचित आपको नहीं कर सकते या हमारे पास में भी वो सूचना नहीं है। आने वाले समय में संस्था ही इस बारे में जरूर बात करेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा जरूर कि प्लीज़ आप अपने हिम्मत को बनाए रखें। आने वाले समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जिनके जवाब आज नहीं मिल पा रहे हैं, कल उनके जवाब जरूर मिलेंगे। और तमाम लोगों के जो सवाल जितने भी छूटे हुए हैं उन समस्त सवालों के जवाब मैं एक लाइन में जरूर दे सकता हूँ। संस्था है तो जवाब भी मिलेंगे। अगर संस्था नहीं होती तो जितने भी सवाल थे वो बेकार थे। आप बेफिक्र रहिए, आप अपने सवालों को थोड़ा सा साइड में रख के केवल संस्था के बारे में सोचो कि 45-47 साल की कंपनी आज इस संघर्ष के दौर से गुजर के आपके सामने स्तंभ की तरह से खड़ा है। तो निश्चित रूप से इसकी वजह से क्योंकि उसकी नीयत एकदम ठीक है, केवल कानूनी उलझनों में उलझकर ही वो इन मुकाम पर पहुंचा है। अगर कुछ लोगों की नीयत अगर खराब नहीं होती तो संस्था आज शायद फाइट करने की स्थिति में भी नहीं होती। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वर्तमान में नहीं कहे जा सकते, आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। मैं ऐसे सभी साथियों का जरूर आग्रह करूंगा जिन्होंने 750-800 सवाल मेरे पास तक भेजे और मैं कोशिश किया हूं कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आने वाले समय में उन सभी सवालों के जवाब भी आपको संस्था के माध्यम से और हमारे माध्यम से जरूर मिलेंगे। चलिए, आज की इस वार्ता के लिए, आपको सुनने के लिए मैं जरूर आपका शुक्रगुजार हूं और निश्चित रूप से यथार्थ की तकनीकी बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया है, इस वजह से आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं। अन्यथा जो एक नए प्लेटफॉर्म को मैंने ईजाद किया था उस पर बहुत सारे लोगों की पकड़ नहीं थी, तो इसमें मैंने एक लिंक भी दिया है सार्थक का, और सार्थक के लिंक को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कभी कोई इमरजेंसी अगर होती है तो आपको उस पर हम सूचित कर सकें। उसको अगर सार्थक को अगर आप करेंगे
तो मेरा कुछ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि कुछ आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ों को के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा जो आप कहलवाना चाहते हैं, और अगर मैंने उन सारी चीज़ों के बारे में बोला तो निश्चित रूप से हमको प्रतिबंधित किया जा सकता है संस्था की तरफ से। तो इसीलिए आप सार्थक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो एक दूसरा विकल्प ज़रूर खुला रहेगा। आज का वीडियो बड़ा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और भी बड़ा हो जाता मैं और कई सारे साथियों के सवाल ले लेता। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।